हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम क्लास 10th का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे जो है 2022 का। हम देखेंगे 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास आए थे। इसमें हम जो बायो के क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था वो है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन होता है, अब क्वेश्चन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का आपके पास है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब पायरुवेट टूट रहा है तो पायरुवेट टूट के क्या क्या यहाँ पे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कहाँ पे जो पायरुवेट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। हमने कहा कि जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज वहाँ पे होती हैं। उसे हम उस द्रव्य को हमने कोशिका द्रव्य कहा था। और यहीं पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है, गोल्जी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ होता है। तो साइटोप्लाज्म वर्ड आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे आपको पता होना चाहिए, हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोट्स का, जो यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। वो डीएनए और आरएनए हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि सेल का जो पावर हाउस है, पावर हाउस का क्या मतलब है, यानी कि पावर से क्या मतलब है, पावर से मतलब होगा एनर्जी से। यानी कि एनर्जी पावर हाउस या एनर्जी हाउस इसे हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा। लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड है किससे, हमने कहा वर्णक से रिलेटेड है, यानी कि क्लोरोफिल से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देखना है। हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें उसका मीनिंग समझना है, कि उसका अर्थ समझना है कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। सेकेंड, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये बात मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम कह रही हूँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब तो आपने सीधे सीधे स्टेटमेंट पढ़ने और अपने आंसर पे ध्यान देने कि हमारा आंसर क्या होगा। लेकिन अपने आंसर पे कब ध्यान दे पाओगे, जब अपने आंसर को कैसे चूज कर पाओगे, जब चारों ऑप्शन आपको पता होंगे कि आप चारों ऑप्शन का मतलब क्या है। तो अभी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे किसी पेपर को सॉल्व करने का, तो आपने क्या करना है, चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को ये पावर हाउस कहलाता है, किसका, सेल का। अब यहाँ पे जब पायरुवेट टूट रहा है तो क्या क्या बन रहा है, एक तो CO2 बना, एक H2O बना, और एक यहाँ पे बनी ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अब कहाँ बन रही है, मैंने कहा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि ऊर्जा हम किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए अब एक लाइन जिसमें हमने अभी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है सेल का, इस एक सेंटेंस में आपके एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 2022 में सेम क्वेश्चन आपके पास आया था, बहुत इजी है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया था, जो गर्भ निरोधक की कुछ 2 विधियां आपको बतानी थी।
ये क्वेश्चन, अब ये जो हम 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ वो क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे जो बायोलॉजी से आपके पास आए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो बायो का आपके पास आया था, वो आया था कि गर्भ निरोधक की कोई 2 विधियां आपको बतानी है। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स होता है यहाँ पे गर्भ निरोधक। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी विधियां यहाँ पे आपको बताई हैं, तो आप इनमें से कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि इस बार 2 विधियां पूछी गई हैं तो हर बार वो 2 विधियां ही पूछेगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको 4 विधियां पूछे या एक नंबर में सिर्फ एक ही विधि पूछी, इसलिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 जो विधि है, जो मेथड है, वो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो मेथड है वो क्या है, मेथड और अ डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी इज नोन एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। पहले आपको क्या बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है कि वो मेथड या वो डिवाइस जो कि गर्भ को धारण करने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक विधि कहते हैं, या गर्भ निरोधक डिवाइस कहेंगे या यंत्र कहेंगे। पहले आपको क्या है, डेफिनेशन बताई गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कंट्रोल। इसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल कहते हैं। बर्थ कंट्रोल यानी वही हो रहा है कि वहाँ यहाँ पे बर्थ को कंट्रोल किया जा रहा है। एंटी कॉन्सेप्शंस और अ फर्टिलिटी कंट्रोल, फर्टिलिटी को भी यहाँ पे कंट्रोल, यानी कि ये सारे ही नाम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास आते हैं मेथड की, कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ पे जो कि जो गर्भ निरोधक के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड में एग्जांपल क्या है, कोइटस इंटरप्रिटस और अ विड्रॉल। सेकंड आता है बैरियर्स, यानी कि कुछ ऐसे बैरियर, कुछ ऐसे क्या होते हैं, कुछ आप यंत्र लगा लीजिए या कुछ ऐसी चीजें लगा दीजिए जो एज अ बैरियर का काम करती हैं। तो हमने कहा बैरियर में यहाँ पे क्या आते हैं, कॉन्डम्स आते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, तीसरा जो हमारे पास मेथड आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये डिवाइस कहाँ लगती होगी, यूट्रस में लगती होगी। एग्जांपल क्या है, नॉन मेडिकेटेड IUDs एंड अ कॉपर रिलीजिंग IUDs। और चौथा क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओरली कुछ ऐसी मेडिसिन ली जाएंगी जो क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगी। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेस्टेरॉन और अ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बोज इन टीनी डोजेस एज अ टैबलेट और अ पिल। और लास्ट है क्या है, इंजेक्टेबल, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे कुछ बर्थ कंट्रोल किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, फीमेल कैन ऑल्सो यूज अ प्रोजेस्टेरॉन अलोंग और अ कॉम्बिनेशन विद अ एस्ट्रोजन एज इंजेक्शन। ये आपको कितने 5 मेथड बताए गए हैं कि जिससे कि गर्भ को क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं या फिर बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बायो का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बायो का आया था वो आया था, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं। आपको बताना है कि एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का आपको नाम बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कहा बायोडिग्रेडेबल, अगर हम इसकी वो देखें, अगर हम इस वर्ड को तोड़ के देखें तो 2 वर्ड से मिलके बना है बायो प्लस डिग्रेडेबल। बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई चीज है, और डिग्रेडेबल यानी कि अपघटन या फिर निम्नीकरण, यानी उसका अपघटन हो रहा है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं कि वो चीज सड़ रही है या गल रही है, यानी कि उसका अपघटन हो रहा है। निम्नीकरण का क्या मतलब है कि उसकी जो पूरी, अगर हम किसी भी चीज को देखें तो उसकी पहले जो पूरी बॉडी थी वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसी चीजें जो लिविंग रही होंगी और जिनका अपघटन हो रहा है बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के क्या मतलब है कि वो चीजें जिनका अपघटन किसी लिविंग एनिमल्स के द्वारा नहीं हो पाता है, लिविंग जीव या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं हो पा रहा है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इसे जैविक और अजैविक में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो चीजें जिनका अपघटन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, लेकिन जिसका अपघटन हो रहा है वो कभी ना कभी लिविंग का एक पार्ट रहा होगा।
यानी कि जिस भी चीज़ का अपघटन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा फल और सब्जियों के छिलके हैं, उनका अपघटन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है, जिसे हमने अपघटक कहा था या डिकम्पोजर कहा था। ये सारी चीजें हम सीखते पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। फिर हमने कहा कि जो सब्जियों और फलों के छिलके थे वो भी कभी किसके पार्ट थे? वो भी कभी लिविंग के पार्ट थे, यानी कि वो क्या थे? जैसे जो प्लांट था, कभी वो प्लांट्स पे लगे रहे होंगे, तो वो क्या था? अब वो एक जो प्लांट है, जो पादप है, वो उस टाइम पे लिविंग था। यानी जो कूड़ा वहाँ पे बना है या जो वेस्ट वहाँ पे है, जिसका अपघटन वहाँ पे हो रहा है, वो किसी जीवित वस्तु या जीवित प्लांट या जीवित एनिमल का एक पार्ट रहा होगा, और उसका अपघटन अब क्या हो रहा है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। सेम यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? कि वो सब्सटेंस, वो वेस्ट जो क्या है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट का पार्ट नहीं रहा होगा, और अब उसका अपघटन किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के मतलब है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। आंसर हमारे पास क्या आता है? ग्लास, मेटल्स एंड बैटरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स विच कांट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो सब्सटेंस, वो चीजें, वो वेस्ट या फिर कुछ भी वो वस्तु जिसका अपघटन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीवित प्राणी के द्वारा नहीं हो रहा है, उसे हमने कहा नॉन बायोडिग्रेडेबल। और वहीं अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो हमने कहा फूड, पेपर वेस्ट। पेपर वेस्ट is the example of a biodegradable material which can be decomposed by microorganism। यानी कि जो फूड होगा या जो फिर सब्जियों के छिलके होंगे या फलों के छिलके होंगे, बचा हुआ भोजन होगा, पेड़ होंगे, पेड़ों की पत्तियां हैं, या फिर कोई सूखा हुआ पेड़ है, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी की डेड बॉडी है, सारा ही बायोडिग्रेडेबल में आता है, क्योंकि इसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आए हैं। ये जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं ये आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आए हो कि किसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, किसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस प्रकार से आप अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेल्फ पॉलिनेशन एंड अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपके पास किससे यहाँ पे क्वेश्चन आया है? सबसे पहले यहाँ पे है रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्रॉस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन, पहला वर्ड, यानी ये जो क्वेश्चन आया है ये रिप्रोडक्शन से आया है। आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 होते हैं। यानी कि अलैंगिक ये अलैंगिक जनन है और इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दो प्रकार के। क्या क्या आपको याद रखना है? पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके टाइप्स कितने। 2 टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, दूसरा हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अब हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने कहा सिर्फ यहाँ पे एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता हो रही है? सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पे एक नई संतति को उत्पन्न कर देता है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने कहा यहाँ पे 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनक यहाँ पे चाहिए होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा नहीं कि अगली बार भी कुछ ऐसा ही पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो रिप्रोडक्शन से संभावित जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे देख लेंगे। एक तो पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, उसके टाइप्स आ सकते हैं,
दोनों टाइप्स के आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। हमने कहा एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अमीबा का एग्जाम्पल हमने देखा, पैरामीशियम का देखा, हमने हाइड्रा का देखा। अब अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार से होता है। हमने बडिंग पढ़ी है, हमने बाइनरी फिजन पढ़ा है, मल्टीपल फिजन पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है और रिजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन एक ही में आता है। अब इन सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डेफिनेशन के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी फिजन कहाँ पे हो रहा है। बाइनरी फिजन किसका टाइप है? अलैंगिक जनन का टाइप है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है। तो ऐसे ही हमने कहा कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन भी क्या है? अलैंगिक जनन का पार्ट है। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? रिवीजन करते चले जाएंगे कि आपने जल्दी से देखा कि क्या डेफिनेशन हो सकती है वर्डिंग की, क्या डेफिनेशन हो सकती है यहाँ पे मल्टीपल फिजन की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन के बारे में आपने पूरा देख लिया है और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्लस आपको क्या याद रखना है कि जब यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है तो उसका डायग्राम किस प्रकार से है, रीजनरेशन अगर और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उसका डायग्राम किस प्रकार से है। बहुत सिंपल है, आपको एकदम से फटाफट से देखना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है पॉलिनेशन का, ये किससे आया है? ये आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अब हम एक और बात पढ़ेंगे। हमने कहा कि ये तो रिप्रोडक्शन है, सामान्यतः हम पढ़ रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन भी सामान्यतः पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पॉलिनेशन की बात आती है, इसका मतलब हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आया है, प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वहां से ये क्वेश्चन आया है। क्योंकि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो प्लांट्स में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, ना कि जीवों में पाई जाती है। अब हमने ये पता चल गया है कि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो क्या होता है पॉलिनेशन? सिंपल सा, हमने कहा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दिया। कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमने पढ़ा था। क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने कहा ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो हमने ग्रीन स्ट्रक्चर में बनाया है, हमने कहा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो हमने येलो कलर में बनाया है हमने कहा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर मेल पार्ट है। फ्लावर में ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। बाहर हमने पहले दल पढ़े, बाह्य दल पढ़ा, फिर दल पढ़ा, फिर अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टेमेन। इस पूरे को स्टेमेन कहते हैं क्योंकि इसे हमने कहा फिलामेंट, इसका नाम है फिलामेंट, इसका नाम है फिलामेंट और इसका नाम है एंथर। अब दो भागों से मिलके आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का दो भागों से मिलके बना है। पहला है एंथर, ये जो ऊपर वाली संरचना आपको एंथर दिखाई दे रही है, और नीचे वाला पार्ट आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है। दोनों को मिला के हमने स्टेमेन कहा। अब हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबसे ऊपरी भाग हमने कहा ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। हमने कहा ये जो लंबा सा भाग है ये स्टाइल है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमने कहा ये ओवरी है। अब ये पार्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको पूरे फ्लावर का डायग्राम याद होना चाहिए। फ्लावर में मेनली ये दो डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। हमने कहा कि जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होगा, और यहाँ पे क्या आता है? फीमेल गैमीट होगी। यहाँ पे ये जो मिड वाली जो सेल है यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा। तो पॉलिनेशन सिंपली क्या है? हमने कहा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में आने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपली पॉलिनेशन कहते हैं।
यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस की बात हुई है, अभी हम सिर्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। हमने कहा इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या पॉलिनेशन बताया, हमने कहा कि यहाँ से एंथर से पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी पराग कणों का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। आपको याद होना चाहिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया फीमेल के किस भाग में पाई जाती है, स्त्री केसर के किस भाग में पाई जाती है, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं या वर्तिकाग्र हम इसे कहते हैं। स्टिग्मा में पाई जाती है। स्टिग्मा में यहाँ पे जाएंगे जो एंथर और इसी प्रोसेस को हमने कहा पॉलिनेशन। अब जब हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया था तो हमारे पास दो प्रकार के पॉलिनेशन आए थे। यहाँ पे जो पॉलिनेशन, एक तो इस प्रकार का पॉलिनेशन आया, एक हमारे पास दूसरे प्रकार का पॉलिनेशन आ सकता है। हमने कहा दूसरे प्रकार का जो पॉलिनेशन है हमने कहा ये स्टिग्मा है। अब हम जान चुके हैं कि स्टिग्मा क्या है और एंथर क्या है, इसलिए हम सबको एक ही कलर से यहाँ पे दिखाएंगे। और हमने कहा कि ये क्या है, यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे भी क्या है, एक एंथर है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन है वो इस एंथर के पॉलिन ग्रेन यहाँ पे नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पे एक अन्य पौधा है, ये इसका क्या है, और यहाँ पे क्या है, पॉलिन ग्रेन है। अब इसके पॉलिन ग्रेन कहाँ आ रहे हैं, फ्लावर में आ रहे हैं। यानी कि एक कंडीशन तो थी कि उसी फूल के जो पॉलिन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में जा रहे हैं, एक ये हमारे पास कंडीशन आई थी। एक हमारे पास कंडीशन आए कि किसी अन्य फूल के जो पॉलिन ग्रेन है वो किसी दूसरे के स्टिग्मा में जा रहे हैं, अलग अलग है, यानी फूल अलग अलग हैं। अब क्योंकि क्या होते हैं, जो फूल होते हैं वो एक लिंगी और द्विलिंगी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें पॉलिन ग्रेन हो ही ना, हो सकता है कि इसमें पॉलिन ग्रेन हो ही ना, या फिर हो सकता है इसमें जो मेल पार्ट है वो हो ही ना, इसमें यानी जो स्टेमेन है वो हो ही ना, या फिर स्टेमेन हो भी सकता है लेकिन फिर भी पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है वो दो फूलों के मध्य हो रही है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही आपसे पूछा गया है कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहीं पे पहला डिफरेंस हमें मिल जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of the flower, but when this process is between the flower of a same plant then the term is called a self pollination। यानी एक ही प्लांट के बीच अगर ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है तो इसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन कहा। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन बिटवीन द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी इसे हम कहते हैं स्वपरागण, इसे हम कहते हैं परपरागण। अब परपरागण में दोनों ही प्रोसेस हो रही है, चाहे सेल्फ हो या क्रॉस हो, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, एक ही स्पीशीज के बीच में हो गई है। जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पॉलिनेशन होगा वो मैंगो प्लांट के बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंगो और ऑरेंज प्लांट के बीच में वहाँ पे हो गया, एक सेम स्पीशीज के प्लांट्स के बीच में होगा। चाहे प्लांट अलग अलग हैं, चाहे वो जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वो सेम ही स्पीशीज के होंगे, इसीलिए आपको ये बताया गया है। सेकंड, यहाँ पे कौन क्या इन्वॉल्व होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो परफेक्ट फ्लावर में होता है। अब परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, जो द्विलिंगी पौधा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट उस फूल में प्रेजेंट होंगे, उसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। जहाँ अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो हम क्या पढ़ेंगे, इट अकर्स इन बोथ इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट फ्लावर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कोई जो फ्लावर है वो एक लिंगी हो, इसलिए उसमें पर परागण हो रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और हो सकता है कि वो द्विलिंगी हो, लेकिन फिर भी अब क्या होता है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बहुत सारे रीजन पढ़ोगे कि क्यों यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अगर कोई एक लिंगी पौधा है तब तो हमें समझ आता है कि वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, स्टिग्मा है या फिर वहाँ पे सिर्फ एंथर है, इसलिए वहाँ पे
जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल है या तो फीमेल है। लेकिन अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी द्विलिंगी पौधा है जिसमें मेल पार्ट भी है फीमेल भी है, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, फिर भी वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण क्यों हो रहा है? तो अलग अलग आपके पास सिचुएशन आती है। कुछ सिचुएशन हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पॉलिन ग्रेन, ये जो एंथर है, ये जो स्टेमन है, स्टेमन बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने हो कि क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अगर हवा आ भी रही है तो उड़ा के उसे इधर या उधर लेके चली जा रही है, क्योंकि स्टिग्मा की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या आता है कि यहाँ पे जो मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। अब ऐसा तो नहीं है कि फूल बहुत छोटा सा था और उसमें उसी टाइम पे पॉलिनेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने जब मनुष्य के बारे में पढ़ा है या जीवों के बारे में पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए दोनों को, मेल और फीमेल गैमेट को मैच्योर होना है वहाँ पे। और मेल और फीमेल गैमेट मैच्योर कब होंगे? जब मेल और फीमेल वहाँ पे मैच्योर होंगे, यानी कि परिपक्व अवस्था में होंगे। तो क्या होता है कि परिपक्व अवस्था जब आती है स्टिग्मा में और एंथर दोनों में, तभी यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। क्योंकि पॉलिनेशन होने से पहले पॉलन ग्रेन का निर्माण इंपॉर्टेंट है। तो पॉलन ग्रेन का जब पूरा निर्माण हो जाता है, यानी कि मेल गैमेट का पूरा निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पे परिपक्व अवस्था आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। और अब क्या है, जो एंथर है वो क्या है, पॉलिनेशन के लिए रेडी है। वैसे ही सेम स्टिग्मा में होगा कि स्टिग्मा में क्या होता है, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे लगेंगे तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसका परिपक्व होना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, 2 सेल स्टेज से 4 सेल, 4 से 8 सेल स्टेजेस आती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे फीमेल गैमेट भी मैच्योर होगी, यानी दोनों का मैच्योर होना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी क्या परिस्थिति हो सकती है, हो सकता है कि स्टिग्मा और जो एंथर है या जो स्टेमन है उसका जो मैच्योरिटी टाइम है, यानी परिपक्वन का जो समय है वो अलग अलग है। हो सकता है स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई लेकिन तब तक एंथर मैच्योर ही नहीं हुआ था, पॉलन ग्रेन का निर्माण ही नहीं हुआ था। हो सकता है पॉलन ग्रेन का निर्माण तो हो गया लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे रीजन पढ़ेंगे। अभी आपने कितने 2 रीजन पढ़ लिए हैं, तो आप इन रीजन को भी, अगर आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप ये रीजन भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के ये रीजन होते हैं। हो सकता है आपके पास आ जाए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर डीप बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक जो फ्लावर है, फूल है, वो द्विलिंगी है लेकिन फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण की अवस्था पाई जा रही है। इसके संभावित कारण बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्गन वहाँ पे है लेकिन आपको कारण बताने हैं, तो आप इन कारणों को वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आया पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि जो पॉलिनेशन को करा रहे हैं उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो एंथर है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो हाइट है वो सेम भी है, हम यहाँ पे हाइट सेम कर देते हैं। ये क्या है, एंथर है। तो यहाँ पे हाइट अगर सेम भी होती है लेकिन फिर भी जो पॉलन ग्रेन है उन्हें यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, उन्हें क्या करना है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, तो कोई माध्यम चाहिए होगा इसके लिए। तो जो माध्यम यहाँ पे पॉलिनेशन करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ये बहुत पास पास होंगे तो शायद जो पॉलिनेशन है वो अपने आप ही खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, या फिर ये चिपके हुए भी आपस में हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे विंड हो गया, हवा हो गया, पानी के द्वारा हो गया, इंसेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है और सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन की बर्बादी नहीं होगी। वहीं अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो हमने कहा हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है।
अब हवा में इतने सारे पॉलन ग्रेन उड़ेंगे तो उनमें से कुछ ही जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होंगे, स्टिग्मा में पहुंच पाते हैं, और कुछ ही पॉलन ग्रेन के माध्यम से वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। बाकी आधे से ज़्यादा जो पॉलन ग्रेन है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो क्यों हो रहा है, ताकि जो पॉलन ग्रेन है उसमें कुछ तो ऐसे पॉलन ग्रेन हो जो कि फर्टिलाइजेशन कर पाए। अगर यहाँ पे कम नंबर होगा उसका पॉलन ग्रेन का, तो हो सकता है कि एक भी पॉलन ग्रेन से वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। वहीं सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं है। तो यही डिफरेंस आपको बताया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में। एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, आपने रिप्रोडक्शन के एक जो जनरल जो आइडिया आपके को लगा होगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपने अभी देखा। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ अ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं डाइजेशन के बारे में, सलाइवा के रोल के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सलाइवा कंटेन स्पेशल एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन द स्टार्च इन योर फूड, यानी कि जो सलाइवा होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है हमारे मुंह में। एन एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज हम इसे कहते हैं, क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि शुगर में कन्वर्ट करता है, विच योर बॉडी कैन मोर इजिली एब्जॉर्ब। क्यों ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, हमने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसके कंपैरिजन में जो सिंपलेस्ट फूड मटेरियल है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है उसका जो सरल रूप है वो इजिली हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सलाइवा का रोल क्या होता है डाइजेशन में। आपको एंजाइम्स का नाम याद होना चाहिए, एंजाइम्स यहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है या फैट का है, आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कि सलाइवा के द्वारा किस पोषक तत्व या किस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होता है। तो क्लास आज हमने जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में से सॉल्व करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।